ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। तो आपका फिर से आज वेलकम है आपके चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी पर। तो देखो, जैसे कि आपको पता है सबको कि हमने अपना पीवाईक्यू जो है पीवाईक्यू की सीरीज़ थी वाजपेयी मेडिकल की, वो कंप्लीट कर दी थी। तो उसके बाद अब हमने कंटेंट स्टार्ट करते हैं। तो वो हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर +1 का, जो सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। कौन सा चैनल है? हमारा चैनल है स्टूडेंट पॉइंट वीडी। प्लीज़ इसको आप क्या करें, सब्सक्राइब कर दें। तो फिर अब करते हैं हम अपना स्टार्ट कंटेंट, जिसमें हम अपना फर्स्ट टॉपिक लेते हैं। ओके, फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल कि सेल होता क्या है। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो लिविंग बींग्स, उनका सबसे छोटा, जो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट जो है पार्ट है, क्या है वो, दैट इज़ अ सेल। और अगर नॉन लिविंग की बात करते हैं, क्या होता है नॉन लिविंग में, अगर हम देखें तो नॉन लिविंग में हमारा एटम होता है। तो सेल क्या है, हमारा लिविंग में है। तो सेल इज द बेसिक फंडामेंटल और बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। हमें सबको पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से ही बने होते हैं, और सेल एक बहुत छोटी इकाई होती है, ठीक है। और सेल क्या फॉर्म करते हैं, सेल फॉर्म टिश्यू, और उसके बाद टिश्यू फॉर्म करते हैं क्या, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा चलता है। उसके बाद हम इसके साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे कौन से साइंटिस्ट ने क्या किया था, ठीक है। अगर हम बात करें रॉबर्ट हुक, तो ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टैट में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में हु डिस्कवर्ड द डेड सेल। अगर हमारे पास सिर्फ सेल आता है तो हम उसको डेड ही समझते हैं, डेड सेल। अगर लिविंग की बात आती है तो लिविंग आपका किसने किया था, एंटन वॉन लिवेनहुक ने किया था 1674 में। ओके, और 1665 रॉबर्ट हुक ने किया था डेड सेल, और जो कहाँ से, कॉर्क ऑफ द ट्री। जो एंटन वॉन लीeuwenhoek ने किया था हमारा लिविंग सेल इन 1674 में। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन 1831 में, इसने क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। और उसके बाद क्या हुआ कि 1590 में, तो 1519 में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, कि ये क्या है, कि जो इन्वेंशन हुआ था किसका, माइक्रोस्कोप का। हमें पता है जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज होती है, वो सब हमें ऐसे नेकेड आई से नहीं दिखती है, तो उनको देखने के लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन 1590 में की थी। उसके बाद ही सारी जो सेल ऑर्गेनेलीज थी वो देखनी पॉसिबल हुई थी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सेल ऑर्गेनेली की डिस्कवरी, सेल मेम्ब्रेन, और जो मैंने आपको बताया कि जो माइक्रोस्कोप से हमने सेल मेम्ब्रेन और राइबोसोम्स को हम देख सकते थे, वह डिस्कवर्ड कैसे, किसकी वजह से डिस्कवर हुए, ये माइक्रोस्कोप। अगर माइक्रोस्कोप में हमें ये नहीं दिखते तो हम इसको डिस्कवर नहीं कर सकते थे। उसके बाद हमारे पास है सेल थ्योरी। ओके, तो हम सेल थ्योरी पढ़ेंगे। सेल थ्योरी हमारी किसने प्रपोज की थी, सेल थ्योरी प्रपोज बाय द श्लेडिन एंड श्वान। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, की श्लेडिन एंड श्वान बोथ ने की थी। तो अब हम देखते हैं कि 1838 और 1839 में, अब हमारा जो श्लेडिन था वो जर्मन बोटानिस्ट थे। हमें पता है बायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ बोटानी एंड जोलॉजी, ठीक है। तो बॉटनी जो हमारी होती है उसमें जर्मन बॉटनिस्ट थे हमारे, जो उन्होंने बताया था कि जो प्लांट सेल होते हैं वो सेल क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू फॉर्म करते हैं। तो किसने बताया था, वो श्लेडिन ने, ठीक है। और जो श्वान थे हमारे, श्वान हमारे क्या थे, जोलॉजिस्ट थे। श्वान जोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने बताया था कि जो एनिमल सेल सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि जो एनिमल सेल होती है वो सराउंडेड करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जबकि प्लांट सेल ऑल्सो हैव द, प्लांट सेल में और क्या होती है, सेल वॉल भी होती है, ठीक है। और जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल नहीं होती है, तो वो किससे करती है एसोसिएट, ओनली उसके साइड में कौन सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये किसने बताया था, हमारा श्वान ने। तो जो पूरी थ्योरी थी हमारी इसके ऊपर, तो वो किसने दी थी, हमारी श्लेडिन एंड श्वान ने। कुडंट एक्सप्लेन, लेकिन ये क्या किया, थ्योरी दी तो दी इन दोनों ने, लेकिन ये पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन नहीं कर सके थे, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। उसी के बाद हमारे कौन आते हैं, रुडोल्फ विर्चो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जिन्होंने हमें बताया था कि ओमनी सेल्यूला ए सेल्यूला, इसका मतलब क्या होता है, कि जो न्यू सेल्स एग्जिस्टिंग फ्रॉम द प्री सेल्स, न्यू सेल एग्जिस्ट करते हैं कहाँ से, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। और रुडोल्फ विर्चो ने ही क्या कहता है, फाइनलाइज की थी सेल थ्योरी। और वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कि ये वाला आता है कि ओमनिस ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूले, ठीक है, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है कि ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूले किसने कहा था, तो वो किसने कहा था, रुडोल्फ विर्चो ने कहा था, कब, 1855 में। ओके ओके, नेक्स्ट इज वी हैव अ सेल स्ट्रक्चर।
In cell structure, we have the most cell that have a cell wall except like mycoplasma. अब cell wall होता है जो वो किस में नहीं होता, mycoplasma में do not have cell wall. जिस सेल हैव अ सेल वॉल, सब में होती है सेल वॉल, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। और एक और चीज, एनिमल सेल में ऑल्सो, एनिमल सेल ऑल्सो लैक सेल वॉल, इसमें भी सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, अब क्या है हमारे पास की सेल मेम्ब्रेन सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है ये हमारा सेल है, ये हमारा इसका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अराउंड क्या है, ये क्या है, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, और ये हम इसको क्या कर सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन सराउंड करती है किसको, साइटोप्लाज्म में, जिसमें जेनेटिक मटेरियल अंदर होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल। अगर हम पढ़ते हैं अब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक में बात करें, अगर देखो यूकैरियोटिक की बात करते हैं अगर हम, तो यूकैरियोटिक में तो हमारा क्या होता है, यूकैरियोटिक में हमें पता है कि ये हमारा क्या है, सेल है। ठीक है, तो उसमें क्या है, हमारे पास अंदर न्यूक्लियस है। वेरी गुड, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो सारा जेनेटिक मटेरियल कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, जबकि न्यूक्लियस के अंदर भी क्या क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, फिर ये सब कुछ होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन ये हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस है। ठीक है, अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें, लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो ये हमारा सेल है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो डीएनए है, डीएनए इज सर्कुलर। ठीक है, डीएनए इज सर्कुलर। ठीक है, लेकिन अगर हम अपनी प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, हमारा डीएनए इज लीनियर, किसी भी तरह से फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में स्कैटर्ड है। और यहाँ पे क्या है, हमारा न्यूक्लियोइड, तो हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो बोलते हैं न्यूक्लियोइड, जिसमें जेनेटिक मटेरियल हमारा स्कैटर्ड होता है। तो इसमें हमारा क्या बताया है, इसमें हमें यही बताया है कि देखो कि लोकेटेड इन द न्यूक्लियोइड, क्या प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड रीजन में होता है, जो साइटोप्लाज्म में होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है। ओके, सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर एंड की टर्मिनोलॉजी। हमें पता है कि बैक्टीरिया का सेल है हमारा, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हमारे को बताया है प्लाज्मिड के बारे में। हमें पता है कि प्लाज्मिड क्या है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल है, एक स्मॉल है, सर्कुलर है। इसमें क्या है, आउटसाइड द बैक्टीरियल, इसमें बैक्टीरियल जीनोम प्रेजेंट होता है। ये बैक्टीरियल जीनोम के आउटसाइड होता है, बैक्टीरियल जीनोम होगा, ये आउटसाइड होता है, क्या प्लाज्मिड उसके आउटसाइड होता है, जो क्या कैरी करता है, इसमें बहुत सारे जीन्स होते हैं। ये इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे जीन्स होते हैं जो कैरी करते हैं, जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए एंड अदर ट्रेट्स के लिए अपने पास क्या कैरी करते हैं, इसमें ये बहुत सारे क्या होते हैं, ये हमारे पास बहुत सारे क्या होते हैं, इसके जीन्स होते हैं। तो क्या है, ये प्लाज्मिड स्मॉल सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, किसके अराउंड, अराउंड द अराउंड द बैक्टीरियल अराउंड द बैक्टीरियल जीनोम। ओके, अब हम देखते हैं राइबोसोम्स। ठीक, हमें पता है कि राइबोसोम्स किसने डिस्कवर किया था, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि राइबोसोम वर डिस्कवर्ड बाय द जॉर्ज पायलट इन 1953। जॉर्ज पायलट ने 1953 में क्या किया था, डिस्कवर किया था राइबोसोम्स। ओके, तो राइबोसोम्स को हम बैक्टीरिया में बात करते हैं, हमें पता है कि वी हैव प्रोकैरियोटिक। ठीक है, हमारे पास प्रोकैरियोटिक होता है और एक होते हैं यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोट्स में क्या फर्क होता है, जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं पास कौन से राइबोसोम्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में हमारे 70s राइबोसोम्स होते हैं, और जबकि यूकैरियोट्स में हमारे पास क्या होते हैं, 70s प्लस 80s दोनों होते हैं। 70s की 2 सब यूनिट्स होती हैं हमारी, होती है 50 और ये क्या होते हैं 30। 50 और 30 ये होती है हमारी स्मॉल लार्जर, और ये स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, जो लार्जर सब यूनिट होती है 50 और स्मॉलर होती है हमारी 30 की। तो ये क्या प्रोकैरियोट्स की होती है। ठीक है, हमारी सब यूनिट। तो हमारे यहाँ पे क्या, प्रोकैरियोट्स में हमारा जो काम है, जो राइबोसोम्स का 70s राइबोसोम्स का काम क्या होता है, दिस इज यूज फॉर द दिस इज अ साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज इंक्लूजन बॉडीज। की इंक्लूजन बॉडीज क्या होता है, कि अभी आपने सुना होगा क्या होती है इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडी किसको बोलते हैं, ये स्टोरेज ग्रैन्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में। एक हमारा साइटोप्लाज्म है, हमारे पास ऐसे स्टोरेज ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या है, ये हमारे स्टोरेज ग्रैन्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, दे आर इंक्लूजन बॉडीज। तो ये क्या काम करते हैं, इनका फंक्शन होता है क्या, स्टोर करना न्यूट्रिएंट्स को, लाइक लाइक रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं उनको क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं अपने अंदर। और वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, इसके एग्जाम्पल है क्या, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ठीक है, और इंक्लूजन बॉडीज किससे बनते हैं, जब हमारी प्रोटीन्स होती है, जब वो मिस फोल्ड हो जाती है, प्रॉपरली फोल्ड नहीं होती है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप कर जाती है, एक्सटेंडेड हो जाती है, तो उससे हमारा क्या बन जाती है, इंक्लूजन बॉडीज बन जाती है। ओके,
So here next is our mesosomes. अब हमारे mesosomes क्या होते हैं? Mesosomes are the infoldings of plasma membrane. Okay, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होता है फर्स्ट क्या, सेल वॉल, ठीक है, ये सेल वॉल है। अगर हम इसके अंदर की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, हम उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर होती है हमारी, वेट, ये होती है हमारी, ठीक है, सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या होती है, ये इनफोल्डिंग्स होती है, ठीक है, इनफोल्डिंग्स होती है। इनफोल्डिंग्स किस में होती है हमारी, इसमें होती है, किसमें, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होती है, इनफोल्डिंग्स होती है। तो इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मेसोसोम्स, ये एक्सटेंशन है, ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर देखो ऐसी ये फोल्डिंग आ गई है, जो वो क्या होती है हमारी, ये देखो ये हमारी इनफोल्डिंग आ गई है। तो इसके अंदर हमारी क्या है, इसके एक्सटेंशन क्या है, वेसिक्यूलर, देखो वेसिकल्स है, तो हमारी जैसे ये आ गई हमारी, ठीक है, ये हमारी आ गई है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारी ये डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर होगी, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड वेसिकल्स। और जो वेसिकल्स और जो ये हमारी ट्यूब्स है, दीज आर कॉल्ड एज टिब्यूल्स, ठीक है, टिब्यूल्स, और इसको बोलते हैं हम वेसिकल्स, ठीक है। और जो हमारी टिब्यूल्स, वेसिकल, लैमेला, लैमेला ये बीच में होता है, ये पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज लैमेला, ठीक है। ये हमारा है। फंक्शन क्या होता है मेसोसोम्स का, रेस्पिरेशन के लिए होता है, डीएनए रेस्पिरेशन के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, और सेल डिवीजन के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके फंक्शंस आपको याद होने चाहिए कि जो मेसोसोम्स है वो किस चीज के लिए हेल्प करती है, दिस हेल्प फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन एंड रेस्पिरेशन। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव अ सेल एनवेलप। सेल एनवेलप के बारे में हम पढ़ेंगे कि सेल एनवेलप, एनवेलप क्या होता है, हम बुक्स होते हैं हमारे पास, बुक्स को कवर करने के लिए बाहर क्या होता है, हम उसके कवर लगाते हैं, ठीक है, तो कवर लगाते हैं तो उसको क्या हो गया, वो एनवेलप हो गया। तो उसी तरह से हमारा सेल होता है, और सेल में भी हमें क्या होता है, कवर करने के लिए उसको एनवेलप लगाना पड़ता है, ठीक है। मान लो ये हमारा सेल है, ठीक है, उसके आउटसाइड कवरिंग्स होती है, हमने पढ़ा है, हमने किस किस के बारे में पढ़ा है अभी तक, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक तीसरी होती है कवरिंग, ठीक है। मान लो कि ये हमारी होती है, देखो, लेट मी मेक अ डायग्राम फॉर यू पीपल। ओके, ये होती है हमारी, ये 1, और ये हमारी है नंबर 2, और हमारी ये नंबर अंदर 3, ठीक है। तो सबसे बाहर क्या होती है हमारी, ग्लाइकोकैलिक्स, क्या होती है, ग्लाइकोकैलिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको याद रखना है, ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर है। आफ्टर दैट सेल वॉल है, और उसके अंदर हमारी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ग्लाइकोकैलिक्स किससे कंसिस्ट करती है, 3 लेयर्स होते हैं ग्लाइकोकैलिक्स में। आउटर मोस्ट होती है, सबसे बाहर वाली होती है, और एक डिफेंसिव होती है। डिफेंस का मतलब ये बचाती है सेल को, किसी भी हार्म से बचाती है। अब इसके सब पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट होता है स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर तो हम स्लाइम से ही पता चल रहा है कि लूज शीट होती है, जैसे कि हम बच्चे स्लाइम बॉल से भी खेलते हैं, तो लूज है, जैसी भी शेप ले लेता है, तो एक पार्ट है उसका क्या, स्लाइम लेयर, जो कि लूज शीट होती है, वो होती है स्लाइम लेयर। जो कैप्सूल की तरह, हमें पता है कैप्सूल टफ होता है, कैप्सूल हम खाते भी है मेडिसिन में, तो कैप्सूल की स्टफ लाइक स्ट्रक्चर, और स्लाइम इज ए लूज शीट, स्लाइम लूज शीट होगी, लेकिन जो लूज होगी किसी भी फॉर्म में, और जो कैप्सूल है वो टफ होगा। वो किसके कंपोनेंट्स है, ग्लाइकोकैलिक्स के। आफ्टर दैट सेल वॉल, हमें पता है सेल वॉल हमारे क्या देता है, सेल स्ट्रक्चर, शेप देता है, स्ट्रक्चर देता है, प्रिवेंट करता है सेल को बर्स्टिंग से, मतलब टूटने से सेल को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, कौन, सेल वॉल। आफ्टर दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर जो आपको हमने बताई, और हम फर्दर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आफ्टर दैट अगर हम पढ़ेंगे उसके बाद हमारे पास आता है फ्लैजेला। ओके, तो सीलिया और फ्लैजेला के बारे में हमें पता है कि थोड़ा बहुत कि क्या है, हमारे लोकोमोशन में, मूवमेंट में काम आते हैं, कौन, सीलिया और फ्लैजेला काम आते हैं, ठीक है। अगर हम फ्लैजेला के बारे में, फ्लैजेला कंपोनेंट्स, अब फ्लैजेला के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। अब क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, पहले बेसल बॉडी होगी हमारी, ठीक है, बेसल बॉडी क्या, फिलामेंट्स हो गए, ठीक है, फिलामेंट्स, और सॉरी हुक, ये हमारी बेसल बॉडी हो गई, ठीक है, फिर हुक हो गए, और बेसल बॉडी हुक, और उसके बाद क्या चल जाते हैं, इसके आगे फिलामेंट्स, क्या चल जाते हैं, फिलामेंट्स चल जाते हैं। तो क्या बनता है हमारा, इससे फ्लैजेला बनता है। और फ्लैजेला की हेल्प से क्या बनता है, ये फंक्शन करता है किसमें, मोटिलिटी में, मोटिलिटी में काम करता है हमारा, हेल्प्स बैक्टीरिया मूव, और बैक्टीरिया को मूव करने के लिए हेल्प करता है, किसमें, मूव करने के लिए, कौन, फ्लैजेला। तो क्योंकि हमें पढ़ा भी है हमने कि फ्लैजेला हेल्प्स इन द लोकोमोशन, ठीक है। तो हेल्प करता है किसको, बैक्टीरियल को, किसको मूव करता है, किसको मूव करने में हेल्प करता है, बैक्टीरिया के मूवमेंट को हेल्प करता है, कौन, फ्लैजेला। 3 इसके सब पार्ट्स है, ये आपको याद रखने हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ओके, सो नेक्स्ट विल हैव पिला एंड फिम्ब्रे।
हमने दो तो हम सीलिया फ्लैजेला में पता, और एक और इम्पॉर्टेंट टर्म कि सीलिया और फ्लैजेला में एक अरेंजमेंट पूछी जाती है, तो दैट इज 9+2 अरेंजमेंट इज प्रेजेंट इन सीलिया एंड फ्लैजेला। बीच में हमारे पास ये हमारी लेटर बीच में है, यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बोथ आर हेयर लाइक अपेंडेजेस। अगर हम पिलाई की और फेम्ब्रे की बात करते हैं तो क्या है, कैसी दोनों हेयर लाइक, एक हेयर लाइक, देखो ये देखो दिख रहा है, हेयर लाइक अपेंडेजेस होती है, ठीक है। पिलाई की बात करें तो ट्यूबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जो इन्वॉल्व करता है कॉन्जुगेशन में, ठीक है। देखो ट्यूबुलर, देखो देखा है कि ट्यूबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, हेल्प करता है किसमें, कॉन्जुगेशन में। लेकिन जो हमारा क्या होता है, लेकिन जो हमारा फिम्ब्रे होता है, फिम्ब्रे कैसा होता है, ब्रिजल लाइक, फिम्ब्रे इज अ ब्रिजल लाइक, ये हमारे ब्रिजल की तरह होता है। क्या होता है ये फिम्ब्रे, देखो ब्रश में जैसे आगे आपके ब्रिजल्स होते हैं, उसी की तरह हमारा फिम्ब्रे होता है, ब्रिजल लाइक स्ट्रक्चर, जो अटैचमेंट में हेल्प करता है। जस्ट लाइक कोई भी जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर किसी ऑर्गेनेली को क्या करना है, अटैच करना है, तो उसके ये ब्रिसल्स होंगे बॉडी में, वो हेल्प करते हैं टू अटैच ऑन द सरफेस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज Here we have a ribosome, हमने ये कर भी ले डिस्कस बाय जॉर्ज पैलेट इन 1953। ये राइबोसोम यूकैरियोट्स की, हमने प्रोकैरियोट्स की बात की थी, तो प्रोकैरियोट्स में फिर हमें बता दिया। हाँ, एक और चीज़, अब यहाँ पे हमारे साइज की बात करते हैं, किसकी, राइबोसोम्स की। अगर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हमने याद रखना है, प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में फ़र्क होता है। प्रोकैरियोट्स में साइज उसका होते हैं, मान लो प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो उसमें 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर में होता है, और वैसे 5 का डिफरेंस कर दो तो यहाँ पे 20 तक, यहाँ पे फिर 25 से 30 नैनोमीटर किसका, यूकैरियोट्स का। तो यहाँ 15 से 20, यहाँ पे 5 इंक्रीज कर दो, 25 से 30 होता है किसका साइज, किसका एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किसका, राइबोसोम्स का, ठीक है, राइबोसोम्स का साइज। और एसोसिएटेड, अब ये बताना है कि राइबोसोम होते कहाँ हैं। यूकैरियोट्स की बात करते हैं अगर हम, तो राइबोसोम्स हमारे साइटोप्लाज्म में भी होते हैं और ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमें पता है जैसे कि हमारा ये क्या हो गया, हमें पता है ये हमारा सेल है, ठीक है, ये हमारा सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है। हमें पता है न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वैसे ही एक और रेटिकुलम यहाँ पे होगा हमारा, वो तो उसमें हमारा राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। लेकिन जिसमें हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कहाँ होते हैं हमारे यूकैरियोट्स में बात करें तो साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं। यूनिट क्या है इसकी, फर्स्ट इज 60s और सेकंड इज 40s। 60s और 40s इसकी है, और ये टोटल है हमारा कितना, वो बोलते हैं 80s यूकैरियोट्स में होते हैं हमारे 60 एंड 40s। अब हमने अगर प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो उसमें हमने बता दिया है साइज 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर, और सब यूनिट्स हमारी होती है 15, एक होती है 50 की और एक होती है 30 की। यहाँ पे वही 60-40 कर दी, यहाँ 10-10 बढ़ा दिया 50 की और 30 की, और टोटल क्या हमारे, इसको हम बोलते हैं 70s राइबोसोम्स। ओके, नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ राइबोसोम। अगर हमने एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे टैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो टैट का भी जैसे लेवल बढ़ ही रहा है अब, तो हमें कोई बहुत वो टाइम बहुत दूर नहीं है जब हमें नीट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे टैट में भी, क्योंकि ये जो है कंपटीशन बढ़ रहा है, तो टाइम हमारा क्या हो रहा है, एडवांस हो रहा है, सब कुछ हमारे पास पढ़ने के लिए सोर्सेज बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो हमारे पास जो चीज़ें हैं हमें वो भी बहुत ज़्यादा थोड़ी टफ आने वाली है। तो हम अब राइबोसोम्स की बात करें तो क्या होता है, राइबोसोम्स से पहले क्या है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। हमें पता है राइबोसोम्स हेल्प करते हैं किसको, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अगर हम बात करें कि पॉलीसोम्स क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा क्या होता है, पॉलीसोम्स क्या होता, ठीक है। तो पॉलीसोम्स हमारा होता है, देखो ये हमारा क्या है, देखो एक हमारा क्या है, ये है पॉलीसोम। क्या है पॉलीसोम, अगर ये हमारा 5 एंड्स, 3 एंड पे क्या है हमारा mRNA है, ये हमारा एक mRNA का स्टैंड है। अगर mRNA के स्टैंड में बहुत सारे प्रोटीन्स आके जुड़ जाते हैं तो उसको बोल देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पॉलीजोम्स। क्या बोलते हैं उसको, पॉलीजोम्स। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कहीं भी पूछा जा सकता है कि पॉलीजोम क्या होते हैं, जब द राइबोसोम्स अटैच टू द सिंगल mRNA टू फॉर्म पॉलीजोम। तो पॉलीजोम क्या होता है, जब mRNA अटैच होते हैं किसमें, सिंगल mRNA राइबोसोम अटैच होते हैं mRNA पे, तो दिस इज कॉल्ड राइबोसोम्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैस वैक्यूल। अब हम बात कर रहे हैं गैस वैक्यूल की, ठीक है। तो गैस वैक्यूल किसमें से, पहले बात तो यही आता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको कि वो किसमें फाउंड होता है। तो गैस वैक्यूल इज फाउंड इन द ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में हमारा क्या होता है, गैस वैक्यूल। और इसका क्या क्या
क्या क्या इसका वो होता है रोल, इसके किस किस चीज़ में होते हैं, बायोएनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये लाइट एसेस होती है और सेलुलर एडेप्टेशंस के लिए, ये मतलब ये इसके काफ़ी रोल है। इतना ज़्यादा इन डिटेल आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि गैस वैक्यूल किसमें होते हैं, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में आपके गैस वैक्यूल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज यूकैरियोटिक सेल। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो हमारे पास यूकैरियोट्स में कौन कौन से होते हैं, प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। प्लीज गाइस, फंजाई को आप प्रोकैरियोट्स में मत समझना कभी, क्योंकि फंजाई इंक्लूड्स इन द यूकैरियोटिक cells. Okay, so next is what are the special characters which are present in eukaryotic cells? ठीक है, तो there is special nucleus. If we have here a eukaryotic cell, we have a special nucleus inside the cell. तो स्पेशल न्यूक्लियस हमें पता है कि हमने भी पढ़ा है कि हमारे पास प्रोकैरियोट्स में हमने क्या पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, लीनियर होता है, लीनियर फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज अ न्यूक्लियोइड। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स में हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनवेलप होगा, न्यूक्लियस होगा तो उसका एनवेलप भी जरूर होगा। और कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर बता दिया है मैंने आपको, लोकोमोशन के लिए सीलिया, फ्लैजेला और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो सब इसमें प्रेजेंट होते हैं किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। नेक्स्ट इज प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। प्लांट सेल में हमें पता है कि स्पेशल क्या क्या है, ऑर्गेनेलिज है, तो क्या क्या चीजें हैं प्रेजेंट होता है उन ऑर्गेनेलिज में। तो प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है, प्लास्टिड्स होते हैं, जिसमें प्लास्टिड्स में हमारे क्लोरोप्लास्ट, ट्रोमोप्लास्ट और ये होते हैं, और जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, हमें पता है कि ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में हमारे पास बोलते हैं कि वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, वैक्यूल बहुत बड़ा होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस शिफ्ट टू द आउटसाइड। ठीक है, ये हमारी किसकी बात हो रही है, ये हमारी होती है प्लांट सेल की बात, कि न्यूक्लियस हमारे पास वैक्यूल की बड़े के होने की वजह से न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाता है एक तरफ को। वैसे ही हम अगर यूकैरियोटिक की बात करते हैं, ठीक है, तो यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो न्यूक्लियस हमारा सराउंडेड होगा, बीच में होगा। ठीक है, तो ये हमारे में फर्क है कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में होता है, लेकिन एनिमल सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज एब्सेंट। और एनिमल सेल में एक सेंट्रियोल, वेरी इंपॉर्टेंट, कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल किस में नहीं होता है, सेंट्रियोल इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। नेक्स्ट इज माइक्रोट्यूब्यूल एंड साइटोस्केलेटन। हमने पढ़ा है कि हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होते हैं उसके लिए, लोकोमोशन के लिए एनिमल सेल में, तो माइक्रोट्यूब्यूल और साइटोस्केलेटल प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे किसमें नहीं होते, प्लांट सेल में नहीं होते हैं। तो क्या होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, क्या फॉर्म करते हैं, ट्यूबुलिन। अब देखो ये दो माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दो माइक्रोट्यूब्यूल इसमें प्रेजेंट है। और माइक्रोट्यूब्यूल क्या बनाते हैं, दे फॉर्म अ फिलामेंट, ट्यूबुलिन सॉरी, दे फॉर्म अ ट्यूबुलिन। ये दो है माइक्रोफिलामेंट, सॉरी ये माइक्रोट्यूब्यूल है, तो ये क्या बना देते हैं, हमारे सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बना देते हैं, हमारे क्या ट्यूबुलिन बना देते हैं। तो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, इसका साइज वाला आता है कि सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा अगर हमें देखा जाए तो सबसे छोटे हैं माइक्रोट्यूब्यूल, उसके बाद उसके सबसे सारे माइक्रोट्यूब्यूल इज द बिगेस्ट, माइक्रोट्यूब्यूल इज द बिगेस्ट। देन वी हैव इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट तो देखो नेम से ही पता चल जाता है, इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला, ये बीच वाला इसका साइज है। और फिर आपका आता है माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट का साइज सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ा साइज माइक्रोट्यूब्यूल, फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट, उसके बाद माइक्रोफिलामेंट का साइज होता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट हियर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ना है हमने। अब हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन किस किस चीज की बनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, दैट इज अ लिपिड एंड प्रोटीन। हमें पढ़ा है और हमें पता भी है ये चीज, क्या पता है हमें कि जैसे हम इसका जो फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल बनाते हैं हम निकोल्सन का, उसमें क्या बताया है, क्या क्या हम पढ़ते हैं, देखो ये हम ऐसे बनाते हैं इसके, ठीक है, लिपिड बाइलेयर। ठीक है, बाइलेयर मतलब देखो ये आपका आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, लिपिड की बाइलेयर बनती है। बाइलेयर का मतलब ऐसे आपस में क्या होती है, लेयर, दो लेयर होगी, ये क्या हमारा लिपिड है, क्या है, अब लिपिड है, इसकी क्या बाइल, ये हमारा क्या होती है हाइड्रो, ये हमारी होती है हाइड्रोफिलिक हेड। ठीक है, हाइड्रोफिलिक हेड। और अगर इसकी बात करेंगे तो हमारा हो गया ये हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक टेल। अब ये फोबिक टेल मतलब ये वाटर हीटिंग है और ये वाटर लविंग है, वाटर लविंग फिलिक होते हैं। अब इसके बीच में बात प्रोटीन्स होती हैं, अगर हम इसके बीच में बात करें कि इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, लिपिड की बात, ये इसके बीच में ही प्रोटीन्स होती हैं, कुछ साइड में होती है, कुछ बीच में लगी होती है, तो जो बीच की होती है उसको बोलते हैं हम इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, और जो साइड में होती है उसको हम बोलते हैं, तो हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। इंट्रिंसिक एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं हमारे किसमें, सेल मेम्ब्रेन में, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल में। इसके बाद
इसके अलावा भी क्या चीज़ होती है, ये हमने पढ़ लिया, ये हमने। इसके बाद ये स्टडी किस पे बेस हुई थी हमारी, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन की स्टडी बेस किसके हुई थी, स्टडी बेस्ड ऑन द रेड ब्लड सेल। तो आरबीसी के ऊपर इसकी स्टडी हुई थी। और इसका क्या होता है, हाइड्रोफोबिक हमने बता दिया। फिलिक इसका टेल होती है, जो सॉरी फिलिक इसका हेड होता है, पोलर हेड, वाटर लविंग, तो ये आउटर होता है। और जो हाइड्रोफोबिक होती है अंदर होती है, ये इनसाइड, ठीक है, ये इनर साइड में होता है हाइड्रोफोबिक, इसकी टेल होती है। तो अगर हम इसकी और बात करें तो लिपिड कंपोनेंट्स क्या क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो हमारे पास कंपोनेंट जो होते हैं लिपिड, लिपिड के जो हम बोलते हैं लिपिड बाई लेयर है। बाई का मतलब होती है टू, और लेयर, ठीक है, बाई लेयर मतलब टू लेयर्स होती है लिपिड्स की। तो जो अगर हम इसकी लिपिड्स की और बात करें तो हमारे पास जो लिपिड्स होती है वो कौन सी होती है, फॉस्फोग्लिसराइड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉस्फोग्लिसराइड होती है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि क्या है फॉस्फोग्लिसराइड। और जो अदर कंपोनेंट होते हैं इसके भी अलावा लिपिड और जो प्रोटीन के अलावा कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं किसमें, हमारा लिपिड बाई लेयर में। नेक्स्ट है प्रोटीन एंड लिपिड, हमें पता है। और ये कहाँ हुई थी, एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन, जो मैंने आपको बता दिया कि आरबीसी में हुई थी। इसकी कॉम्पोजिशन कितनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू, अगेन पीवाईक्यू, इसकी कॉम्पोजिशन कितनी है। एक अगर कॉम्पोजिशन की हम बात करते हैं तो इसकी कॉम्पोजिशन है 52% प्रोटीन होती है और 40% होती है हमारी क्या होती है, लिपिड। और लेकिन फिर भी हमें देखने को मिलता है, तो हम सोचते हैं कि अब देखो वहाँ पर हमारे पास ये है, हमें क्या लगता है इसमें ज्यादातर क्या दिख रहा है, हमें प्रोटीन्स तो कम दिख रही है, हमें क्या बाइलेयर क्या दिख रहा है, लिपिड्स की दिख रहे हैं। तो हमें लगता है लिपिड ज्यादा है, बट नहीं, लिपिड्स इतनी नहीं है, लिपिड इज लेस। लिपिड कितनी है हमारी, लिपिड इज 40%। और जो प्रोटीन होती है हमारी, जो प्रोटीन है, ये जो हमारी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ये जो प्रोटीन है, ये क्या है हमारी, कितनी परसेंट, यहाँ 52% प्रोटीन होती है, 40% लिपिड होती है। इसकी कॉम्पोजिशन के ऊपर आपका क्वेश्चन आता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी हैव अ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल की बात करते हैं, अगेन वही बता दिया मैंने आपको, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक होती है। और जो इंट्रिंसिक होती है मतलब अंदर को होती है, बरीड होती है, इनसाइड होती है, और ठीक है, एक्सट्रिंसिक बाहर को, पेरिफेरल, बता दिया है मैंने आपको ये चीज़। और उसके बाद क्या है, सेल वॉल। अब सेल वॉल की बात करते हैं हम, तो क्या है सेल वॉल और उसके क्या फंक्शन है। पहली बात तो सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की जो अराउंड होती है वो होती है, क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो अराउंड होती है वो होती है सेल वॉल। मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अराउंड में जो एक वो होती है वो क्या होती है, सेल वॉल, ठीक है। अब सेल वॉल का क्या काम होता है, हमने पढ़ा है कि रिजिडिटी देता है, शेप देता है, मैकेनिकल डैमेज से बचाता है, और सेल सेल इंटरेक्शन, मान लो एक सेल ही है दूसरा सेल ही है, दोनों के आप बीच के इंटरेक्शन किसके थ्रू होएगा, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा किसके थ्रू, ये आपके बीच में क्या आती है, सेल वॉल के ही थ्रू इसकी इंटरेक्शन होगी। एड्स करता है इन सेल सेल इंटरेक्शन में। एक्ट्स द बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, एक बैरियर की तरह भी हेल्प करता है, ताकि इसमें जो हमें अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स है, बाहर हमें कुछ नहीं चाहिए तो उसको वहीं पे ही रोक देता है ताकि वो अंदर ना आए। नाउ हियर वी हैव अ फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल। हमें बताया सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल था प्रॉप, और ये कब आती है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कब डिस्कवर किया था, ठीक है। तो कब प्रपोज किया था सिंगर एंड निकोलसन, इन 1972 में। नाउ इसने क्या कहता है, डिस्क्राइब द मेम्ब्रेन एज अ फ्लूइड। इसने बताया था कि जो मेम्ब्रेन होती है वो फ्लूइड मोज़ेक होती है, फ्लूइड मोज़ेक एंड प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, और ये फ्लेक्सिबल होती है, और डायनेमिक इसका कैसा होता है, स्ट्रक्चर होता है। अब जो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, सबसे पहले क्या है इंपॉर्टेंस है सेल मेम्ब्रेन की, और जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। तो उसमें क्या क्या है, सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, और फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शंस, ठीक है। और क्या होता है हमारा, जैसे और सिक्रेशन में हेल्प करता है एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। इसके जो फंक्शंस है फ्रेंड्स, उसको तो आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद कर लो, ठीक है। ये जो इसका है, ये क्या क्या चीज़ें, ये वाली कि सिक्रेशन में, एंडोसाइटोसिस में, सेल डिवीजन में, सेल ग्रोथ में, और फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर स्ट्रक्चर, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पूछा जाएगा क्या, किसकी इंपॉर्टेंस ऑफ किसके, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन। हमें पता है कि सेल्स में भी हमें, जैसे हम यहाँ पे एक जगह से सामान उठा के दूसरी जगह लेकर जाते हैं, उसी तरह से इसमें भी क्या होता है कि सामान को कैरी करने वाला कोई चाहिए, कि बाहर से मटेरियल अंदर ले जाना है और अंदर से मटेरियल बाहर ले जाना है। अगर लोअर कंसंट्रेशन से हायर में ले जाना है या हायर से लोअर में ले जाना है, तो वो है क्या, एक मैकेनिज्म है, वो ऐसा भी, वो भी कोई कोई क्या परफॉर्म करता है, तो उसको उसे एक साइंटिफिक स्पेशली नाम दिया गया है कि वो क्या होता है। फर्स्ट क्या, ऑस्मोसिस, क्या, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन किसी भी चीज़ का जाना, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। मानो कि हम एक रूम में, ठीक है, ये हमारा रूम है, यहाँ हमने क्या अगरबत्ती जलाई है, हमारे
इसने स्टिक चलाई है। अभी पूरे रूम में, अब यहाँ थोड़ी देर बाद यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, इस आदमी को इसकी फ्रेग्रेंस चली जाएगी कि ये कहाँ से आ रही है खुशबू, ठीक है। तो ये खुशबू की फ्रेग्रेंस को पहुंच चली जाएगी, क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ हायर कंसंट्रेशन है। पूरे रूम में उसकी कोई भी क्या है, उसकी भी फ्रेग्रेंस नहीं है, बट एक कोने में उसकी इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस है कि उस फ्रेग्रेंस की वजह से वो पूरे कमरे में चल जाएगी। मीन यहाँ पे क्या थी, फ्रेग्रेंस की हाई कंसंट्रेशन थी, और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन, हाई से लो की तरफ को जाती है, वो होती है हमारी डिफ्यूजन। क्या होती है, डिफ्यूजन। और ये हमारी होती है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, हमारा रिक्वायर्स एटीपी। अब यहाँ पे एक्टिव बात कर रहे हैं, अगर तो पैसिव होता तो हमारे कोई भी एटीपी नहीं रखती है। अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब कि पर्सन को एक्टिव चाहिए, कुछ चीज चाहिए अपने पास, क्या करने के लिए, ट्रांसपोर्ट। मान लो हमने नीचे से ऊपर को मान लो हमने ट्रैकिंग के लिए जाना है कहीं भी, ठीक है। हम ट्रैकिंग के लिए कहीं गए, तो हम यहाँ कहाँ है, नीचे है, ठीक है। अब हमने यहाँ से ऊपर जाना है, ठीक है, तो बहुत ऊपर जाना है। अगर हम खाली पेट चले जाएंगे ऊपर के, हम कुछ भी नहीं खाएंगे, तो हमें खाने को तो कुछ चाहिए ना, खाने को प्लेट्स चाहिए, बहुत सारे डिशेस चाहिए, क्यों चाहिए, क्या चाहिए हमें, एनर्जी। हमें एनर्जी ड्रिंक्स चाहिए, एनर्जी चाहिए, ताकि हम ऊपर ट्रैकिंग कर सके और बहुत ऊपर जा सके। तो जिसमें आपको जिस रिक्वायरमेंट एटीपी मतलब कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एक एनर्जी है जो हमें एटीपी चाहिए होगा टू मूव सब्सटेंस फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन। लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ को हमने जाना है, तो हमारे को एक्टिव एनर्जी चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन करने के लिए अगर हमें एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, तो उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल देते हैं। और पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें हमें किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, नो एटीपी रिक्वायर्ड, ठीक है, नो एटीपी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो वो हमारी होती है कौन सी, पैसिव होती है, जिसमें सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है हमारे इसके एग्जांपल है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेल वॉल एंड सेल ऑर्गेनेलिस। इससे आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही आता है कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, एल्गे किससे बनता है, फंजाई, तो वेरी इंपॉर्टेंट, फंजाई वाला आता है, प्लांट्स वाला आता है, और एक मिडिल लैमेला, प्लाज्मोडेस्माटा, ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। 4 क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में ये पूछे गए हैं, तो 100% इनके आने के चांसेस है। अब एल्गे किससे बनी होती है, एल्गे इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गेलेक्टन, मेनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ये किससे एल्गे बनी होती है, किसकी, एल्गे की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज, गेलेक्टन्स, मेनन्स एंड मिनरल्स। याद रखना आपने GCM, GCM देखो CG या फिर GCM, और मिनरल्स होके जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट भी इसमें प्रेजेंट होता है। फंजाई की वेरी इंपॉर्टेंट है, फंजाई की पूछी जाती है, बहुत बहुत बार पूछी जाती है कि फंजाई की सेल वॉल किस मेड अप ऑफ, किसकी, काइटिन। फंजाई की जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। और काइटिन की एक क्या होता है, एक्सोस्केलेटन, और इसकी स्ट्रक्चर बना होता है किसकी, आर्थ्रोपोड की जो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर है आर्थ्रोपोड का, वो भी किसका बना होता है, वो भी बना होता है हमारा काइटिन का ही, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लांट्स। अब प्लांट्स की ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि जो प्लांट्स है उसकी किससे बनी होती है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज प्लस लिग्निन। सेल्यूलोज, हेमिसेलुलोज प्लस लिग्निन से हमारी क्या बनी होती है, प्लांट्स की सेल वॉल बनी होती है। हायर प्लांट्स की बात करें तो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन प्लस प्रोटीन से बनी होती है क्या, हमारी हायर प्लांट्स की सेल वॉल। मिडल लैमेला की बात करें, हमें पता है कि जब हम बढ़ते हैं तो ये क्या होता है, मिडल लैमेला हमारा बनता है इस तरह से कुछ। तो मिडल लैमेला किसका बना होता है, मिडल लैमेला इज फॉर्म बाय द कैल्शियम पैक्टेट। ये क्या है हमारा, कैल्शियम पैक्टेट से बनी होती है हमारी क्या, मिडल लैमेला, ठीक है। तो ये हमारे सेल वॉल है जो किसकी बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट की, और कनेक्टेड टू नेबरिंग सेल, दो नेबर सेल को आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है। नेक्स्ट इज प्लाज्मोडेस्माटा। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड हो रखी है, ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हम बारे में पढ़ते हैं तो क्या होता है हमें पता है, हमने क्या पढ़ा अभी न्यूक्लियस पढ़ा हमने, कि जब हमने न्यूक्लियस पढ़ा, ये सेल है उसके अंदर हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में हमारे पास ऐसे एक ही है ट्यूबुलिन स्ट्रक्चर है, तो क्या है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ बन जाता है, राइबोसोम नहीं होते हैं तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है, राइबोसोम है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है। तो क्या है हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, पता है कि राइबोसोम हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस, and when ribosomes attach to the mRNA strand it form the polysomes। स्मूथ में क्या होता है, नो राइबोसोम नहीं होते हैं और रफ वाले में होते हैं, लेकिन काम फंक्शन क्या है, जो रफ वाला होता है जिसमें राइबोसोम होंगे, हमें पता है कि राइबोसोम का क्या काम होता है, राइबोसोम्स का काम होता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है, प्रोटीन का को सिंथेसिस में इसका हेल्प करता है। और अगर हम किसकी बात करें, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बात करें तो उसमें राइबोसोम नहीं होता है, मतलब नहीं होता है राइबोसोम। तो ये किस में हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, ये लिपिड एंड स्टेरॉइडल,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। लिपिड एंड स्टेरॉयडल हार्मोन को कौन करता है, फंक्शन करता है, लिपिड एंड स्टेरॉयडल हार्मोन को सिंथेसाइज करता है कौन, अपना जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस है तो उसको क्या बोलते हैं, हमारे गोल्जी बॉडीज भी बोलते हैं, गोल्जी अपैरेटस भी बोलते हैं। इसको डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्जी ने 1898 में, कैमिलियो गोल्जी ने किया था 1898 में। अभी डेंस स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर है नियर द न्यूक्लियस। अब हमें पता है लग गया है कि नियर द न्यूक्लियस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर उसी के बाहर से हमारे पास क्या होते हैं, गोल्जी बॉडीज होती है। ठीक है, अब किसकी बनी होती है, ये हमारी बनी होती है सिस्टर्नी प्लस वेसिकल्स। सिस्टर नहीं हमारी होती है, हमारा सिस फेज मतलब इस तरफ न्यूक्लियस है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो इस तरफ को हमारा गोल्जी बॉडीज का सिस फेज होता है, मतलब सामने वाला। ठीक है, अब सिस फेज में इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आती है, किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आती है। ठीक है, तो ये क्या आती है, वहां से आती है, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, सिस्टर्नी का स्ट्रक्चर 0.5 से 1 माइक्रोमीटर इसका क्या होता है, डायमीटर इसका क्या हो गया, ये साइज हो गया हमारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो सिस्टर ने अरेंज कंसेंट्रिकली नियर न्यूक्लियस। अब सिस्टर ने इस तरह से अरेंज है, कंसेंट्रिकली का मतलब है ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक ही सेंटर होगा हमारे न्यूक्लियस का, तो यहाँ पे भी गोल्जी, यहाँ गोल्जी 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 गोल्जी, मतलब एक सेंटर होना चाहिए। कंसेंट्रिकली गोल्जी बॉडीज आपस में क्या होती है, एक सेल के अंदर होती है कंसेंट्रिकली, मतलब जिसका सर्कल सेंटर एक होता है। तो ये जो सब गोल्जी बॉडीज का सेंटर क्या है, न्यूक्लियस है, तो कंसेंट्रिकली अरेंज होती है कहाँ, नियर द न्यूक्लियस। जो इसका अभी क्या दो फेज होते हैं, कन्वेक्स एंड कनकेव। जो कन्वेक्स फेज होता है वो सिस होता है। ठीक है, अभी हम ये कन्वेक्स की बात करें, सामने वाले की बात करें, न्यूक्लियस साइड की बात करें, तो ये सिस फेज होता है हमारा। और अगर हम कन्वेक्स की बात करें तो ये हमारा होता है ट्रांसफेज। ट्रांसफेज मतलब पीछे बैक वाला ट्रांसफेज होता है। ठीक है, और जो एक होता है फिर वेसिकल्स। ये देखो हमारी जो ट्यूबुलिन स्ट्राइक है, तो ये छोटी छोटी होती है, ये क्या होती है, हमारी वेसिकल्स होती है। जैसे ये हमारे पास सेकेंडरी वेसिकल्स होती है। ठीक है, ये वेसिकल्स होती है, यही लेकर आती है सामान कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक से, उसके बाद यहाँ से सिस से ट्रांसफेज में लेकर जाती है। नेक्स्ट इज इसके फंक्शन, क्या फंक्शन है, सिक्रेट मटेरियल आउटसाइड द सेल। हमें पता है कुछ मटेरियल है जो बाहर सेल के सिक्रेट करना है, सेल को अब नहीं चाहिए, ये जो भी इसका रीजन है, कौन लेकर आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पता है हमें कि राइबोसोम होंगे तो वो किस में हेल्प करेंगे, प्रोटीन बनाने में हेल्प कर देंगे, नहीं होंगे स्मूथ तो वो स्टेरॉयडल बनाने में हेल्प कर देंगे। लेकिन अगर वो वहां से सामान लेकर आ रहे हैं कुछ भी, तो उनको वो बाद में किसको पकड़ाएंगे, कोई ना कोई तो आगे जरिए खड़ा है, तो वो कौन है, गोल्जी बॉडीज है, गोल्जी अपैरेटस है। तो उसमें वेसिकल्स का मैंने आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स लेकर आती है, कि ये वेसिकल्स है, ये वेसिकल्स लेकर आती है। फिर ये सिस फेज ऑफ गोल्जी बॉडीज। ठीक है, गोल्जी बॉडीज के सिस फेज में, ठीक है, ये हमारे सिस फेज है, इसमें इस तरफ कम है, फिर ट्रांस फेज में इसकी सिस, ये हमारे सिस फेज से आती है ट्रांस फेज में, ये इसका सिस फेज है, वेसिकल्स आएगी और यहाँ आगे को वो ले जाएगा कौन, मूव टू मेच्योरिंग फेज। ये आपका फेज होता है, ये वाला फेज होता है हमारा मेच्योरिंग फेज। अब हेल्प करता है इसे पैकेजिंग एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन में, हमारा कौन करता है, गोल्जी बॉडीज। जी से गोल्जी तो याद रखना हमने, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स में आपके कौन हेल्प करता है, गोल्जी अपैरेटस और गोल्जी बॉडीज। दिस cell organelles just like a lysosome, vacuoles, microbodies and mitochondria. Okay, so next is we will study about the lysosome. अब लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम को बोलते हैं हम सुसाइडल बैग। लाइसोसोम आर कॉल्ड है सुसाइडल बैग, जिसको जो चीज नहीं चाहिए सेल को, उसको सुसाइड करना है, उसको खत्म कर देना है, मार देना है, वहां से भगा देना है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज सुसाइडल बैग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ये कॉमन ही पूछा जाता है, दैट विच सेल इज नोन एज द, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द सुसाइडल बैग्स। So lysosome, it's right answer. Now, formed as vesicle from Golgi. अब लाइसोसोम बनते कैसे हैं, फॉर्म्ड एज वेसिकल। मैंने बताया था कि पहले वेसिकल्स कहाँ से आएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएंगे, फिर सिस फेज में देंगे गोल्जी से, फिर सिस से ट्रांस में जाएंगे, तो फिर हमारे पास जो गोल्जी बनती है फॉर्म्ड एज वेसिकल। अब जो वेसिकल की तरह फॉर्म में बनते हैं हमारे लाइसोसोम, किससे, गोल्जी बॉडीज से। उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं कुछ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ जो पूछा जाता है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम के लिपेज, प्रोटीज और कार्बोक्सी सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स, लिपेज, प्रोटीज और कार्बोहाइड्रेट्स। तो लिपेज, प्रोटीज और कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो डाइजेशन में हेल्प करती है किसको, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड्स को एंड न्यूक्लिक एसिड को हेल्प करती है। नाउ नेक्स्ट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है, वैक्यूल को हम बोलते हैं स्टोरेज सैक और सेल वेसिकल। हमने देखा है कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस को साइड में शिफ्ट होना पड़ता है। तो स्टोरेज सैके और सेल वेसिकल्स और सेल वेसिकल बोलते हैं इसको, कहाँ, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, देखो ये है वैक्यूल, क्या है, वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर।
कभी क्वेश्चन आया कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कौन सी नहीं होती है, तो उसमें इसका आंसर होता है राइबोसोम्स। एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियरली लाइन में लिखा गया है कि दिस इज द ऑर्गेनेली विच हैव नो सेल मेम्ब्रेन आउटसाइड द सेल। तो जो राइबोसोम होते हैं उसके आउटसाइड सेल वॉल नहीं होती है, तो मेम्ब्रेन नहीं होती है, लेकिन वैक्यूल्स में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होती है। कंटेन्स वाटर सैप, इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, वाटर सैप प्रेजेंट होता है। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ वैक्यूल इज ग्रेटर देन द साइटोप्लाज्मिक पंप नीडेड। अब जितना इसकी कंसंट्रेशन है, जो कंसंट्रेशन है वैक्यूल की, वो इतनी ज्यादा होती है कि जितनी साइटोप्लाज्म के पंप को चाहिए उससे भी बहुत ज्यादा होती है, किसकी, वैक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन होती है। नाउ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, तो इन अमीबा, अब हम अमीबा की बात करते हैं, अमीबा में क्या होता है, स्यूडोपोडिया होता है, उसके मूवमेंट एक्सक्रीशन में उनको कौन हेल्प करते हैं, वैक्यूल होता है, उसमें जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, अमीबा में एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फूड वैक्यूल की बात करें तो प्रोटिस्ट, और प्रोटिस्ट में हम अगर देखा जाए तो इंगल्फ करता है, फूड को अपने अंदर लेने में हेल्प करता है, कौन, फूड वैक्यूल होता है, किसमें, प्रोटिस्ट में होता है, जिसका जो एग्जांपल है वो क्या है, इंगल्फ। जो प्रोटिस्ट होता है उसमें इंगल्फ करने को, खाने को अपने अंदर लेने के लिए हेल्प करता है फूड वैक्यूल, राइट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और तो प्लीज़ साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट भी कर दीजिए। ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लाइजोसोम। लाइजोसोम ने पढ़ लिया है, ये मैंने वैक्यूल्स पढ़ लिया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट करते हैं, पढ़ लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट इज माइक्रोबॉडीज। अब माइक्रोबॉडीज क्या होती है, माइक्रोबॉडीज आर द माइन्यूट बॉडीज प्रेजेंट ऑन द साइटोप्लाज्म, बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, ये भी माइन्यूट ही होते हैं, माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म में, ठीक है। प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन बाउंड, अब देख लो माइक्रोबॉडीज भी मेम्ब्रेन बाउंड होती है, माइक्रोबॉडीज को मत समझना कि इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। ना प्रेजेंट इन बोथ, माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट इन बोथ, प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है। ना वेरियस टाइप्स होते हैं इसके, पेरोक्सिसोम्स, स्फेरोसोम्स और ग्लाइकोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, स्फेरोसोम और ग्लाइकोक्सिसोम्स होती हैं किसमें। अब इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ग्लाइकोक्सिसोम किसके हेल्प करती है, कन्वर्ट्स करता है, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैटी एसिड, फैटिक को कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कन्वर्ट करते हैं, तो फैट को कार्बोहाइड्रेट में जो कन्वर्ट करते हैं वो होते हैं ग्लाइकोक्सिसोम्स। और स्फेरोसोम्स क्या होते हैं, स्फेरोसोम्स वो होते हैं ऐसे स्फेरोसोम, ऐसे सिंथेसिस, जो सिंथेसिस करते हैं और स्टोर करते हैं किसको, लिपिड्स को करते हैं, वो होते हैं स्फेरोसोम्स। और जो पैरोक्सिसोम होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं लॉन्ग चेन किसकी, फैटी एसिड की, जो इन्वॉल्व करते हैं, जैसे पेरोक्साइड जो हमारी रिएक्शन होती है वो भी होती है, पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म भी होता है, जैसे कि एनिमल्स में, जैसे फटर रेस्पिरेशन में भी क्या हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, H2O2 को फिर वो ब्रेक डाउन करेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस ऑक्सीजन बनेगा, तो ये कौन करता है, पैरोक्सीसोम्स। नेक्स्ट वी है माइटोकॉन्ड्रिया, हमने पढ़ लिया, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये घिसा पिटा क्वेश्चन हमेशा से पूछा आता है, पावर हाउस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, अल्बर्ट वॉन, 1855 में, 1857 में किसने किया था, अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने, 7 में किया था, किसने, 1957 में अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया था, डिस्कवर किया था। और टर्म माइटोकॉन्ड्रिया टर्म वाज गिवन बाय द कार्ल बेंडा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि टर्म किसने दिए थे, टर्म गिवन बाय द कार्ल बेंडा, ठीक है। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या फंक्शन होते हैं, हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, सेलुलर एनर्जी होती है, और नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, वेरी इंपॉर्टेंट कि सेलुलर एनर्जी के लिए प्रोड्यूस, सेलुलर एनर्जी, एटीपी सिंथेसिस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, हमें पता है कि हमारे पास नेक्स्ट वो है कि हमारे पास स्ट्रक्चर में हम देखते हैं ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, ये हमारे आउटर मेम्ब्रेन है, ये हमारे इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में अंदर एक हमारे पास क्या है, सर्कुलर क्रिस्टी प्रेजेंट है, जिसमें हमारे क्या होता है, जो डिसकॉन्टिन्यूस है, इनर क्रिस्टी होती है उसमें, और डिसकॉन्टिन्यूस जो ये होती है, जो ये है अंदर को फोल्डेड हुई हुई है, ये क्या होती है, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। सिस्टम में क्या होते हैं, सिस्टम में होते हैं हमारे F0 F1 पार्टिकल्स, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीसोम्स, F0 F1 पार्टिकल्स को हम बोलते हैं ऑक्सीसोम्स, जो हमारे पास एटीपी सिंथेसिस के लिए हेल्प करती है। और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉन्टिन्यूस, और जो इनर वाली मेम्ब्रेन होती है दैट इज डिसकॉन्टिन्यूस। डायमीटर इसका बता दिया मैंने आपको, डायमीटर 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर, एवरेज देखा जाए तो 0.5 माइक्रोमीटर इसका क्या है, डायमीटर है। लेंथ देखा जाए किसके, माइटोकॉन्ड्रिया की, तो क्या है, 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ हो सकती है। बताइए मैंने, ऑक्सीसोम में F0 F1 पार्टिकल होते हैं, वो कहाँ होते हैं, वो भी ऐसे होते हैं पार्टिकल, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपकी प्लाज्मा, ये क्रिस्टी है, क्रिस्टी वाले इनर मेम्ब्रेन वाली क्रिस्टी वाला लेयर है, उसमें आपका F0 F1 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल कंपोनेंट्स के, अगर पता है हमें माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास होता है, तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या है, जो सेल ऑर्गेनेल्स है जो माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास प्रेजेंट होती है। तो हमें पता है सबसे पहले क्या है हमारे पास इसमें न्यूक्लियस, हमारे पास तो क्या प्रेजेंट होता है इसमें न्यूक्लियस। अब इसमें क्या होता है आरएनए मॉलिक्यूल, हमें पता है कि यस इसमें आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होती है। राइबोसोम की बात करी जाए तो राइबोसोम इसमें कौन से होते हैं, 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल को कहा जाता है जिसमें उसका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, अपना न्यूक्लियस होता है, अपना आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं और राइबोसोम्स होते हैं, तो हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। तो वैसे ही हमारे एग्जांपल होते हैं कौन कौन से सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली के एग्जांपल हमारे क्या क्या, एक होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और एक हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है हमारा सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेन। बात करते हैं नेक्स्ट प्लास्टिड्स। हमें पता है प्लास्टिड के बारे में किसमें होती है, यस वी नो, वी ऑल नो, क्योंकि प्लास्टिड्स एनिमल सेल में नहीं होती हैं, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल। ओके, तो लेंथ क्या है इसकी, 5 to 10 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ है, और 2 to 4 माइक्रोमीटर क्या है ये विड्थ होती है, ठीक है। तो प्रेजेंट इन ऑल यूग्लिनाइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन ऑल यूग्लिनाइड्स। ये क्वेश्चन भी आपका पीवाईक्यू में आ चुका है कि प्रेजेंट होता है किसमें, सारे यूग्लियोनाइड्स में। डिवीजन बाय फिजन, अब फिजन के अकॉर्डिंग इसका डिवीजन किया जाए तो हमारे पास क्या है, मतलब फर्स्ट के क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, फिर क्रोमो और फिर ल्यूको। क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, इट इज ग्रीन कलर, ग्रीन कलर पता है हमें हमारे मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट लीफ के, तो वो क्या हमारे ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का। देन नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट कंटेन कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल। कैरोटीन और ज़ैंथोफिल किस में होती है, वो होती है क्रोमोप्लास्ट में, ठीक है। और उसका कलर होता है येलो, ऑरेंज और रेड। येलो, ऑरेंज और रेड कलर किसका होता है, क्रोमोप्लास्ट का, जैसे कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं येलो, ऑरेंज और रेड कलर होता है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस। ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है, और ये स्टोरेज के लिए हेल्प करती है, वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू अगेन। एमाइलो, अमाइलो, एलाइयो और एल्यूरो, एल्यूरो को प्रोटीनोप्लास्ट भी बोलते हैं। ये किस में हेल्प करते हैं, अमाइलो हेल्प फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉरी फॉर द स्टोरेज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स लाइक स्टार्च, स्टार्च को स्टोर करता है अमाइलो, एलाइयो करता है ऑयल एंड फैट को, और एल्यूरो करता है प्रोटीन को अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करता है। नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है वैसे तो, इथाइलोकॉइड को क्लोरोफिल कंटेनिंग मेसोफिल सेल, बता दिया मैंने कि क्लोरोफिल किस में होते हैं, मेसोफिल सेल में होते हैं, मेसोफिल सेल में प्लांट के लिए। अब आप हमारे पास है थाइलेकोइड, क्या होता है, अब देखो ये जो एक डिस्क शेप है, दिस इज व्हाट, दिस इज ये क्या, एक है जो थाइलेकोइड है, फिर ये 2 थाइलेकोइड होता है, फिर 3 थाइलेकोइड। जब एक डिस्क लाइक बहुत सारे आपस में जुड़ जाते हैं, बहुत सारे थाइलेकोइड, तो ये बना देते हैं एक ग्राना। क्या बनाते हैं, थाइलेकोइड आपस में मिलकर एक ग्राना बना देते हैं। और जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रोमा लैमेला, अब हम बात करते हैं जो डार्क रिएक्शन होता है वो कहाँ होता है, स्ट्रोमा, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। डार्क रिएक्शन और थाइलेकोइड होता है हमारी, होता है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा लैमेला कनेक्ट्स थाइलेकोइड्स ऑफ डिफरेंट ग्राना। अब ये स्ट्रोमा लैमेला कौन सा होता है, देखो स्ट्रोमा लैमेला आपको ये दिख रहा होगा, ये जो बीच में ग्रीन ग्रीन है, ये स्ट्रोमा लैमेला है। अब ये क्या करेगा हमारा, ये क्या करेगा हमारा, देख लीजिए, ये कनेक्ट करेगा दो थाइलेकोइड को, दो थाइलेकोइड दो ग्रानों को आपस में कनेक्ट करता है, कौन, स्ट्रोमा लैमेला। ये क्या है, स्ट्रोमा लैमेला, क्या ये स्ट्रोमा लैमेला। और जो हमारा थाइलेकोइड के जो अंदर होता है उसको बोलते हैं ल्यूमन। ये क्या है, उसके अंदर प्रेजेंट है ल्यूमन, इनसाइड ऑफ थाइलेकोइड, ठीक है, तो वो ल्यूमन। ओके, नेक्स्ट हियर वी हैव, हमें बता दिया कि स्ट्रोमा में कुछ एंजाइम होते हैं जो सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, क्या, कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को और किसको, प्रोटीन को सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं, वो कहाँ होते हैं, स्ट्रोमा में, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम की बात करें, हमें पता है कि क्या होते हैं क्रोमोसोम्स, ये क्या है हमारा, क्रोमोसोम है। अगर हम क्रोमेटिड्स की बात करें तो क्रोमेटिड्स हमारे पास ये दो इसके क्रोमेटिड्स होते हैं, लेकिन अगर क्रोमेटिन की बात करें, क्रोमेटिन क्या होता है, ये जो मैगी की तरह आपको दिख रही है क्या है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में क्या क्या होता है, डीएनए होता है इसमें, देखो इसके अंदर क्या है, डीएनए है। अगर इसको हम अच्छे से इलेबोरेट फॉर्म में देखिए, एक्सटेंड कर दे तो क्या है, इसमें क्या होता है, बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स होती है, हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती है, नॉन हिस्टोन भी होती है, और क्या होता है इसमें, आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है, बेसिक प्रोटीन्स होती है, और हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती है, और आरएनए और डीएनए प्रेजेंट होता है। DNA, RNA, histone and non-histone proteins are present on the chromatin.
स्ट्रक्चर बाय प्रोटीनेशियस डिस्क कॉल्ड कैनेटोकोर। अब देखो ये जो है प्रोटीनेशियस डिस्क, अब यहाँ पे इसको बोलते हैं, यहाँ ये हमारा क्या होता है क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम के बीच में आपस में यहाँ पे सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर होता है जो आपस में जोड़ता है। सेंट्रोमियर के अराउंड यहाँ पे एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं हम काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट इज न्यूक्लियस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। न्यूक्लियस का क्या स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है? हमें पता है न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस बोला जाए, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। न्यूक्लियस को हमारा किसने किया था डिस्कवर? किया था हमारा रॉबर्ट ब्राउन ने किया था इसको डिस्कवर। एक अगर न्यूक्लियोलस की बात करी जाए तो फोंटाना ने किया था न्यूक्लियोलस, ठीक। न्यूक्लियस कंटेन, अब मैंने आपको बताया भी है कि न्यूक्लियस के सराउंड में क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, उसके बाद उसमें राइबोसोम्स होंगे, जिसके ऊपर राइबोसोम होंगे वो होगा हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होंगे वो होगा हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हियर वी हैव न्यूक्लियर पोर। अब हमारे पास न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होता है न्यूक्लियर पोर में हम क्या होता है हम ये कर सकते हैं, ठीक है। जो एक्सचेंज होता है मटेरियल का एक्सचेंज होता है न्यूक्लियर पोर से हमारा हो जाता है। ओके, जो न्यूक्लियर पोर मूवमेंट होता है, इसमें क्या आरएनए और प्रोटीन्स का मूवमेंट होता है न्यूक्लियर पोर से, ठीक है। तो हमारे पास सम सेल्स होते हैं जैसे कि हमारे पास मेच्योर आरबीसी होता है, उसमें क्या होता है नो न्यूक्लियस, ठीक है। तो उसमें हमारा कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है मेच्योर आरबीसी में। ये बहुत एक्सेप्शन क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद हमें पास आता है न्यूक्लियोप्लाज्म, साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? एक एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के लिए एक न्यूक्लियोप्लाज्म। असली में जो काम होगा शायद वो न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। नॉन क्रोमेटिन क्या होता है? मैंने आपको बता दिया कि नॉन डिवाइडिंग एक्सटेंडेड फॉर्म में है। नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस है। डीएनए कंटेंट इज एक्सटेंडेड, डीएनए का कंटेंट है एक्सटेंड किया हुआ है, एक अच्छी तरह से सुलझा हुआ नहीं है, ये क्रोमोसोम नहीं बने हैं, तो पहले क्या है वो क्रोमेटिन होते हैं। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस किसने डिस्कवर किया था? वो कहता फोंटाना ने, जिसमें कंटेन क्या होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर हम सेंट्रोमेयर के बेस्ड ऑन द सेंट्रोमेयर की पोजीशन पे देखा जाए तो क्या हमारे पास कितने तरह के क्या होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास होते हैं 4 टाइप्स के क्रोमोसोम्स। तो नंबर 1 होता है हमारा सेंट्रोमियर पोजीशन पे अगर हमें देखा जाए तो फर्स्ट इज मेटासेंट्रिक। देखो ये हमारा मेटासेंट्रिक हो गया, फिर सब मेटा, एक्रो एंड टीलो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पूछा जाता है और इसके डायग्राम्स बनाने को आते हैं, पूछते हैं कि कौन सा कैसा है। तो हम ये आपने किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि वेरी वेरी इजी है। मेटा की बात करें तो सेंटर होता है, क्रोमोसोम इज सेंट्रोमियर कहाँ होता है? सेंटर में हो गया, तो वो कहना मेटा हो गया, ठीक है। सब मेटा, मेटा का थोड़ा सब कर दिया तो मतलब उसको थोड़ा और हाफ कर दिया, एक साइड को कर दिया थोड़ा सा स्लाइटली ऑफ सेंटर, सेंटर से यहाँ इसका सेंटर था तो साइड से थोड़ा साइड चले गए, तो वो हो गया हमारा सब मेटा सेंट्रिक। आफ्टर दैट एक्रोसेंट्रिक कौन सा था? जिसको एक एंड से क्लोज कर दिया, एक एंड के क्लोज जैसा कर दिया, तो वो हो गया एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, अगर टीलो की बात करें तो बिल्कुल सेंटर में एंड में बना दिया, जो इसके 2 क्रोमेटिन है वो हमारे प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल एंड में ही कर दिया, तो हो गया हमारा टीलोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर एट एंड। अब एक सैटेलाइट होता है, एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं। नाउ वी हैव व्हाट इज सैड क्रोमोसोम। वहाँ पर एक सैड क्रोमोसोम भी होता है, जो क्या होता है सम क्रोमोसोम हैव अ नॉन स्टेनिंग। अब इसमें क्या होगा, और में हमारे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेंट्रोमियर ही होता है बस। लेकिन हमारे पास एक सैड क्रोमोसोम होता है जिसमें हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है कांस्टेंट लोकेशन पे, जैसे यहाँ प्रेजेंट है। दीज आर कॉल्ड सैड क्रोमोसोम, उसको बोलते हैं सैड क्रोमोसोम। इसका ज्यादा आपको कुछ नहीं दिया इलेबोरेशन करने, ये आपको बहुत कम दिया हुआ है। बस सैड क्रोमोसोम क्या होता है? जिसमें एक स्पेशल सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है एक कांस्टेंट लोकेशन में, उसको हम बोलते हैं सैड क्रोमोसोम। ओके, सो नेक्स्ट हम करेंगे पीवाईक्यू। पीवाईक्यू हम करते हैं, तो पीवाईक्यू में क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास? पीवाईक्यू में इन बैक्टीरियल सेल, अब हमारे पास क्या किसकी बात करेंगे? बैक्टीरियल सेल में। तो बैक्टीरियल सेल में साइट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? मेसोसोम्स है। बताया हमने मेसोसोम अटैच करते किससे? प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से। ऑप्शन इसका राइट मेसोसोम है, बट मेसोसोम नहीं है तो प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कर सकते हैं, क्योंकि मेसोसोम हमारा क्या होते हैं अटैच किससे होते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से। और किसमें? बैक्टीरियल सेल में। अब सेल वॉल फंजाई किसकी? काइटिन के बनी होती है, हमने पढ़ लिया है। और सेल ऑर्गेनेलिज में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं लाइसोसोम बोलते हैं। और उसमें कौन कौन से एग्जांपल? लाइपेज, प्रोटीज एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब सेल वॉल ऑफ डायटम किसकी बनी होती है? सेलुलोज एंड सिलिका की बनी होती है। अब प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है। नाउ लाइसोसोम इज नॉन मेम्ब्रेन, सॉरी लाइसोसोम इज अ मेम्ब्रेन बाउंड, यहाँ पे आएगा राइबोसोम। ओके, तो क्या है हमारे पास? राइबोसोम। राइबोसोम इज ए नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली। जो राइबोसोम है, राइबोसोम में एक्चुअली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली वो नहीं होती है।
तो वैक्यूल मेम्ब्रेन इज जो वैक्यूल होगा, वैक्यूल वेरी इंपॉर्टेंट, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको टोनोप्लास्ट बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि उस वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली, डीएनए, आरएनए और राइबोसोम। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली क्यों होती है, किसको बोलते हैं, जो डी जिसमें कि डीएनए, आरएनए और राइबोसोम होते हैं उसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। जैसे कि हमारे पास होगी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और हमारे पास होगी माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। नॉन सोसाइटल बैग हम लाइसोसोम को बोलते हैं। सेल वॉल ऑफ किसकी, सेल वॉल ऑफ प्लांट की मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और इसकी लिग्निन की बनी होती है। सोसाइटल बैग्स बनी होती है, कॉल्ड एज लाइसोसोम को हम सोसाइटल बैग्स बोलते हैं। किचन ऑफ सेल जिसमें खाना बनता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। मिडल लैमेला कैल्शियम पैक्टिएट से बना होता है, सब डिस्कस कर चुके हैं हम। एटीपी की फुल फॉर्म पूछे जाएंगे तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी की डाइफॉस्फेट, एएमपी की एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। एनएडीपीएच की पूछी जाए तो ये हमारी क्या है, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हमको पूछी जाती है। उसके बाद हमारे प्रोकैरियोट डू नॉट हैव सेंट्रियोल। हमने बताया है कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, सेंट्रियोल नहीं होता है। सेंट्रियोल हमारे होते हैं किसमें, एनिमल सेल में, और जो यूकैरियोट्स में होते हैं। प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय, प्रोटोप्लाज्म किसने कॉइन किया था, पुरकिंजे, वेरी इंपॉर्टेंट, पी से प्रोटोप्लाज्म, पी से पुरकिंजे, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। पॉलीमॉर्फिक राइबोसोम्स, राइबोसोम्स को हम पॉलीमॉर्फिक बोलते हैं क्यों, क्योंकि उसकी कोई भी उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है और किसी भी तरह के वो शेप ले सकता है, तो उसको पॉलीमॉर्फिक किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, तो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक राइबोसोम्स। नाउ राइबोसोम को किसने डिस्कवर किया था, जॉर्ज पैलेट ने डिस्कवर किया था, 1953 में किया था। Then is nucleus, nucleus was discovered by, nucleus को किसने किया था, nucleus को किया था हमारा रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगर न्यूक्लियोलस की बात करते हैं तो किसने किया था, हमारा फोंटाना, फेलिस फोंटाना ने किया था न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये हमारे होते हैं PYQ खत्म। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी हेल्पफुल आपको लगी हो ये वीडियो, तो प्लीज़ आप गाइज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारे चैनल को, जो कि कौन सा है, हमारे स्टूडेंट पॉइंट BD, ठीक है, इसको क्या करें, स्टूडेंट पॉइंट BD को हम ज़रूर आप क्या करें, सब्सक्राइब कर दें। और थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।